अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए, लेकिन उस इलेक्शन के बाद जो इंतखाबी नताइज सामने आए उनकी गूंज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जारी है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि GDA, जमीयत उलमा इस्लाम और कौम परस्त जमातें प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। फॉर्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन में कुछ और दिखा रहा है और सोशल मीडिया पर कुछ और अब मौलाना फजलुर रहमान उनका एक इंटरव्यू जो है उसके आफ्टर शॉक्स भी जारी हैं। बाकायदा इंतखाबात को कलअदम करार देने की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और चीफ जस्टिस 19 फरवरी को इसकी समाअत करेंगे। 3 रुकनी बेंच है वो इसकी समाअत करेगा। तो कयास ये किया जा रहा था कि इलेक्शन के बाद सूरत हाल नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएगी, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हालात कहाँ जा रहे हैं इस वक्त हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट अंबर शम्सी, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म IBA। बहुत शुक्रिया अंबर शम्सी आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, हालात क्या इस तरह की तवक्का की गई थी कि इलेक्शन के बाद इस तरह की सूरत हाल होगी और खुद इलेक्शन जो है वो इस तरह के उसके ऊपर सवालात उठेंगे? कोशिश तो यही थी कि जो नताइज आए वो ऐसे हों कि कोई भी सियासी जमात अपने आप को ताकतवर ना तसव्वुर कर सके, और लेकिन एक रिलेटिवली स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर थे, मेरे ख्याल में वो बाहर निकले, वो गुस्से में थे क्योंकि उनकी जमात के साथ जबर काफ़ी हुआ। और इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें, जैसे आपने भी जिक्र किया था, सिर्फ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, इसमें आप देख लें कि ये जो कौम परस्त जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात है जो UIFA, उसके अलावा आप देखिए कुछ आवाज़ें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी उठ रही हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो गुजरांवाला से अपनी रवायती सीट हार चुके हैं, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में कहा है कि ये तो ऐसे ही लग रहा है कि पहले तो एक तरफा धांधली होती थी, अब तो तीन तरफ से ये धांधली हो रही है। तो मेरा ख्याल में कि ये इंतखाब जो है ये कई हवाले से गैर मामूली भी है, और उसकी वजह से जो इबहम और जो केओस पैदा हो रहा है वो आप देखें कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी, इलेक्शंस की हमें क्यों ज़रूरत थी, ताकि एक मुंतखब हुकूमत आए, ताकि मईशत संभले, ताकि कोई मईशत संभाले और वो भी एक मुंतखब हुकूमत संभाले जिसके पास अवाम का मैंडेट हो और कुछ मुश्किल फैसले कर सकें। अब इस वक्त IMF का रिव्यू होना है मार्च में, जो आखिरी जो किस्त है वो उसी वक्त जारी होगी जब मुंतखब हुकूमत आ जाएगी। यहाँ सड़क गर्म की जा रही है और हो रही है, और हमें शायद हम शहरों में जो बैठे हैं हमें इतना अंदाज़ा नहीं है। बलूचिस्तान में तो बहुत दिन से मफलूज हुए हुए हाल, और बलूचिस्तान का आप ये भी देखें कि हमारी मईशत जो ट्रेड है बॉर्डर्स की, उसके हवाले से बहुत अहम भी है। तो जाहिर है आपका पूरा CPAC, आपका SIFC जो है वो इन्हीं दोनों रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो बलूचिस्तान हो या वो KPK हो। अच्छा, बात ये, वीक कोलिशन गवर्नमेंट अगर आती है तो क्या गवर्नेंस के हवाले से हम कुछ कर पाएंगे? क्योंकि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो चाहता था कि एक मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम हो, एक मुस्तहकम गवर्नमेंट आए। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ की तरफ जाता है। तो यहाँ पे तो वो जो हम माहौल देखना चाहते थे वो नहीं आ रहा सामने इस वक्त। बिल्कुल। अब आप देखिए, ये जो एक तवील अरसा रहा है निगरान हुकूमत का, और जो आइन में एक मुद्दत लिखी हुई उससे ज़्यादा ही तवील। उस वक्त मेरी बातचीत हुई थी अहम लोगों से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी, कुछ सफारत खानों में भी, और एक ये सेंस था कि ये जो कुछ माह हैं निगरान हुकूमत के, जो सरमायाकारी कुछ SIFC के ज़रिए करनी है वो एक इब्तदा हो सकती है, लेकिन उस वक्त भी जो सरमायाकारी जिन ममालिक से सरमायाकारी की उम्मीद थी वो यही कह रहे थे। इस वक्त हम निगरान हुकूमत को तो इसको हम नहीं समझते कि इस दौर में होना चाहिए। मुंतखब हुकूमत आएगी, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा, तो फिर ही हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और आप अभी देख लें कि अभी भी, क्योंकि आपने कहा इसको वीक कोalition गवर्नमेंट, मैं तो कहूँगी कि अभी तक जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला लग रहा है कि तय पाया है, जो पीपल्स पार्टी ने भी इसका ऐलान किया है, ये तो एक अक़लियती गवर्नमेंट होगी। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि 2 बड़ी जमातें हैं जिनके पास
मैं कहूँगी कि पार्लियामेंट्री जमातें हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो सिंबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाकी छोटी-मोटी एमक्यूएम भी ज़ाहिर है शामिल है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की काबीना होगी, उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी तक जो रुझान नज़र यही आ रहा है कि वो काबीना में फ़ैसलों में इकट्ठा मिलकर फ़ैसले भी नहीं करेंगे। वो केस टू केस अगर कानून साजी के हवाले से होगा तो उस हवाले से सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर के लिए तो वो सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन ये इसका ये मतलब है कि कोई भी हुकूमत हो, और ये अक़लियती हुकूमत ही होगी जो आएगी। फिलहाल तो ऐसे ही जाहिर हो रहा है, हालात अगर बदलते हैं तो देखते हैं, लेकिन वो फिर हर फैसले पर उसको हर बार ज़ाहिर अपनी जो इत्तेहादी हैं, हाँ। या जिन्होंने वोट दिया था प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, उनको उनसे मुशावरत करनी पड़ेगी। तो ये एक आपका प्रोसेस स्लो डाउन भी हो जाएगा, और एक कोई ज़मानत भी नहीं कि हर फैसले पर आपको हाँ में हाँ मिलाई जाए। एक तो मेरे कंसेंसस, ख्याल एक ब्रॉडर कंसेंसस जो है वो भी मुश्किल होगा। अच्छा, अब जरा दूसरे कैंप की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे, क्योंकि अभी जो है वो हुकूमत बनाने का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। ये बताइए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ, क्योंकि शुरू में बात की जा रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मिल सकती है, या जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त जो है दोनों जमातें आपस में एक मूव लेकर चल रही हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में सियासत में इखलाकियात का क्या, किस दर्जे पे आप देखेंगी, क्योंकि जो पीटीआई की पूरी एक तहरीक है वो अगेंस्ट करप्शन रही, और जो इस वक्त जिन कोलिशन पार्टनर्स की वो बात कर रहे हैं वो तो बामी उरूज पे वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे। तो पाकिस्तान में सियासत बराए सियासत हुई है हमेशा। देखिए, सियासत में थोड़ा बहुत ये जो आपने बदतमीजी देखते हैं, वो चलता है, और मैं ये नहीं कह रही दुरुस्त है, होना भी नहीं चाहिए, और हमें उसूल की बुनियाद पे उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए, लेकिन ये चलता है। लेकिन जब इस किस्म के इंतखाबात से पहले जो माहौल था और अब भी है, जिसमें सियासत को दुश्मनी बना दिया है, फिर मेरा ख्याल फिर यही आपको उसकी अक्कासी मिलती है, और फिर अब हम और आप जैसे लोग हैं, फिर उसको बोलते भी है ना कि ये क्या खुला तज़ाद नहीं। अब आप देखें जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहूदी एजेंट कहा करते थे, अभी कहा करते थे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब और उनको करप्ट कहते थे। तो ये किस मुंह से इत्तेहाद कर रहे हैं? और ज़ाहिर एक तरफ आपको ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले सीट एडजस्टमेंट जमात इस्लामी के साथ नहीं हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जमात इस्लामी भी अपना रास्ता ले रही है। उन्होंने भी इनकार कर दिया, और ये क़ब्ल वक्त एक ऐलान भी कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो अब वो क्या, उनका मकसद क्या है? उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद ये है कि इस वक्त इंतखाबात दोबारा से करवाए जाएं। अब आप देखिए, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और जो रिगिंग के एलिगेशन तादाद में उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया है। और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह कुछ बरियत हो या रिहाई हो। तो वो प्रेशर ग्रुप के तौर पर, नॉट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो एक रिवायती इनका स्टाइल है प्रेशर ग्रुप का, वो इस वक्त ऑन है। और उसके यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि जो एक अगेंस्ट करप्शन जो नैरेटिव था वो जरा साइड में हो गया, लेकिन इस वक्त एक प्रेशर ग्रुप बना के अहदाफ कुछ और हैं। है ना, मजबूरी है, ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही चाहती है ना कि दोबारा से इंतखाबात हों, या उनको जो वो समझते हैं वो हक है, उनकी जितनी सीटों की तादाद है वो उनको मिल जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेरे ख्याल में सियासत का कमाल ही एक एज अ प्रेशर ग्रुप है। वो गवर्नेंस की सियासत अच्छी तरह नहीं करते, और फिर तो यही चलता है ना कि फिर जिसको आप इल्ज़ाम लगाते थे करप्शन का, उसके साथ बैठ जाते। मौलाना साहब भी आप देखें, वो भी गुस्से में हैं, और नहीं, लेकिन ऐसे में जो पीटीआई का वोटर है वो मिनऑन तस्लीम कर लेगा इस तमाम चीज़ों को, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत बाशऊर और एक यूथ के अंदर जो एक शऊर दिया है, तो वो करप्शन के नैरेटिव को भूल जाएंगे। मेरे ख्याल में कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शऊर दिया है नौजवान वोटर को, वो इस हद तक है कि इमरान खान साहब के कौल व फेल पर अमल दरामद करने का है। क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि ये इमरान खान की जो पर्सनालिटी है, जो शख्सियत परस्ती है, उसकी बुनियाद पर जब इमरान खान साहब कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट अच्छी है क्योंकि मेरे साथ है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की
तारीफ करेंगे और जब वो कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट बुरी है क्योंकि मुझे निकलवाया है, तो फिर वो उसके खिलाफ भी हो जाएंगे। करप्शन डज नॉट मैटर। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो भी इत्तेहाद कर लेगा व्हाइट वॉश हो जाएगा। वो जो ड्राई क्लीनर वाली बात हुई थी ना, जब ठीक है, 2018 के चलिए जी। इंतखाबात भी थे, बहुत बहुत तो शुक्रिया अंबर शम्सी, डायरेक्टर सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म IBA, हमारे साथ मौजूद थी और आज सूरत हाल पे अपना तजिया पेश कर रही थी। और वक्त गुजरते के साथ हर घंटे हेडलाइंस चेंज हो रही हैं। आने वाले प्रोग्राम में इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे CPEC की, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके ऊपर हम बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। और नाज़रीन, अब बात करेंगे हम CPEC की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो प्रोजेक्ट जो कि इस खत्ते के हवाले से गेम चेंजर कहा जाता है। और बिलखुसूस पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे वाबस्ता, पाकिस्तान के लिए इसे फेट चेंजर कहा जाता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम, इससे ये प्रोजेक्ट जो है बराह रास्त मुतासर हुआ। सन 2013 में शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट 2018 की अगर बात करें, उसके बाद से बहुत सुस्त रवि का शिकार। इस दौरान 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, 4 हुकूमतें आईं और कहा यह गया, दावा यह किया गया कि जनाब फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसको रखा जाएगा। लेकिन हुकूमतों के तब्दील होने के साथ पॉलिसीज में भी एक तातुल आया, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट जो है काफ़ी मुतासिर हुआ। आज इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं CPEC के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें यह बताइएगा कि इंतहाई अहमियत का हामिल ये प्रोजेक्ट, जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, किस तरीके से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ये मुतासिर हुआ? देखिए, जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशली मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट हो या क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट हो, जिसके अंदर सिर्फ आपका मुल्क इन्वॉल्व ना हो, दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये सिर्फ एक किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। इवन अगर आपने FDI अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंटिन्यूटी पॉलिसी हो, नॉइज लेवल कम हो, और लोगों को पता हो कि वो जिनसे बात कर रहे हैं उनका क्या ड्यूरेशन है और पॉलिसी चेंज तो नहीं होगी। हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली एक चैलेंज रहता है। हमारे यहाँ जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, और हम इसको कहते तो हैं कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी की कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिसमें ये चैलेंज रहता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कुछ एस्पेक्ट पे जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, क्रॉस पार्टी, क्रॉस बोर्ड, उनको आपस में बैठ के ये फाइनल कर लेना चाहिए कि हम इन प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है, और जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने आज और कल, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, उन तमाम चैलेंजेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पॉलिटिक्स को इंसुलेट कर लें। मैं ये बात इसलिए बहुत ज़रूरी समझता हूँ प्रोग्राम के शुरू में ही करना, क्योंकि मैं इस बात का, मैं आई एम इन यूनिवर्सिटी एंड आई अंडरस्टैंड कि हम ओवरवेलम हुए हैं पॉलिटिक्स से। हर आदमी के लिए हॉबी बन चुका है पॉलिटिक्स की बात करना। लेकिन अगर इकोनॉमी चलेगी तो पॉलिटिक्स चलेगी। और मैं हर जगह इस बात को रीइटरेट करता हूँ, फोकस करता हूँ कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जो है उसका इंटर रिलेशन इस तरह है कि इकोनॉमिक डिसीजंस अगर सपोर्टिव होंगे, अगर उसके अंदर लॉन्ग टर्म और कनेक्टिविटी आएगी, कनेक्टिविटी ऑफ पॉलिसी, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, तो उससे ही आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और चाहे वो CPEC का हो या कोई भी छोटा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। जी अच्छा, अब ये बताइए कि इस वक्त जब हम SIFC के ऊपर फोकस किए हुए हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वही एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो है वो CPEC के ऊपर भी है? देखिए, SIFC या कोई भी ऐसी वन विंडो जो कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देती हो ऑन दी एज आई सेड कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी में, वो नागुज़ीर है इस टाइम एंड एज में। और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, आपके नेबर्स हैं, उन लोगों के साथ जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, वो इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वन विंडो से फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे वो आपका दोस्त चाइना हो, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हों, चाहे वो आपसे बहुत छोटे ममालिक हों जिस तरह लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, या आपका जो कंपेटिटर है चाइना, इंडिया हो। ये तमाम मुल्क जो हैं
ये वन विंडो ईज, या बांग्लादेश हो, हम्म। ये तमाम ममालिक जो हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आप अक्रॉस सेक्टर जो है वो आप इंसेंटिव्स देते जाए, स्टिमुलस हम्म। पैकेजेस देते जाए। इसका मतलब ये है कि आप और आपके वो स्टेक होल्डर जो इकोनॉमी और इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपस में बैठें, सिनर्जाइज करें और ये डिसाइड करें कि वो कौन से सेक्टर हैं जिनको आपने स्टिमुलस देना है, क्योंकि आपके पास आईएमएफ की वजह से शायद उतनी गुंजाइश अब नहीं रही। हम्म। दूसरी चीज जो मैं बहुत जरूरी ये समझता हूँ, और ये हमने एससीजीज की बात करते हैं, स्पेशल सर इकोनॉमिक जोन, मैं तो आ जाता हूं सीपेक। जरा। इसमें कहा यह जा रहा था कि 5 इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको बनाया जाना था, लेकिन इस वक्त एट प्रेजेंट क्या स्टेट है? कहा यह जा रहा है कि कोई एक भी इकोनॉमिक जोन जो है वो फाल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। इज दिस राइट? रशा का एक कदरे ऑपरेशनल है, और वो भी इसलिए है कि वो मोटरवे के पास है, उसके ऊपर फोकस अप्रोच रही, और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको उसको सपोर्ट किया। लेकिन इसके अलावा फैसलाबाद चूंकि एक ट्रेडिशनल हब है, हमारा इंडस्ट्रियल हब है पंजाब में, हम्म। तो वो भी ठीक कर रहा है। लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट और वो एसईजी जो कि सबसे अच्छा हो सकता था, वो है कराची में धाबे जी के एरिया में, हम्म। कराची के पास। तो हम्म। वो उस तरह नहीं हो सका, उस तरह डेवलप नहीं हो सका, और उसके बहुत सारी वजूहत है। हम्म। लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी वजह ये है कि आप ये रियलाइज नहीं कर सके कि आपके पास चाइना आ रहा है अपने इंडस्ट्रियल माइट के साथ, आप कैसे इसका फायदा उठा सकें जिस तरह दूसरे ममालिक हैं। और शायद हमने फोकस प्रॉब्ली लीडरशिप लेवल पे या इवन ऑपरेशन लेवल पे हमने रखा ही शायद पॉलिटिक्स में बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे करने, और फिर जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो हम से कहीं ठीक। गलती हो जाती है, और इसी तरह हमारी प्रोडक्टिविटी का भी इशू है। डॉक्टर प्रोडक्टिविटी। सर इसमें एक ये भी शुरू में कहा जा रहा था कि मिसाल के तौर पे कराची की आपने बात की, और जब हम एसईजीज की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं, तो हम वहां पर इंसेंटिवाइज करते हैं। तो अदर देन दी एसईजीज, जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका बिजनेस जो है उस जिस तरीके से यहाँ पे अगर इंसेंटिवाइज किया जाएगा तो वो हर्ट हो सकता है। इस तरह के भी मसाइल शुरू में आए थे सामने। देखिए, ये तो एक एक जब भी आप के मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क आके या उसकी इंडस्ट्री आके आपके साथ जॉइंट वेंचर करती है, तो ये कंसर्न आता है। और ये चाइना का भी कंसर्न था जब एटीज की शुरू में, क्योंकि वहां पर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बाहर से इंडस्ट्रीज आई, तो उनकी इंडस्ट्रीज भी अपने आप को थ्रेटन महसूस करती। हम्म। लेकिन जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी इंपिरिकल डाटा है, जितनी भी केस स्टडीज हैं, वो ये बताती हैं कि जब एक इकोनॉमी जो कि वीकर है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए ना, हम्म। क्योंकि ये 1.4 और 1.5 मिलियन बच्चे जो हर साल मार्केट एंटर करते हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देंगे आप? हम्म। तो ये वो क्लियरली बताता है कि जब आप किसी ऐसी इंडस्ट्रियल कंट्री के साथ करते हैं और उसकी सप्लाई चेन से कनेक्ट होते हैं, तो आपको इनिशियली तो ये चैलेंजेस लगते हैं, लेकिन उससे आपकी अपनी वैल्यू एडिशन होती है, कैपेसिटी बढ़ती है। हम्म। और आप वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिसको आप हमेशा कहते हैं कि हमारे पास हमारा एक नेचुरल एंडाउमेंट है, चाहे माइन एंड मिनरल का है, एग्रीकल्चर का है, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो फिर आपके पास एक आध प्रोडक्ट रह वो जाता है, शायद टेक्सटाइल है। ट्रेडिशनल, हम टेक्सटाइल के ऊपर ही उसका बहुत ज्यादा जी। फोकस तो होता है। अगर आपने डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी लानी है, उसके लिए जिद्दत जरूरी है, और जिद्दत के लिए पैसे की जरूरत है, और उसके लिए आपके पास चाइना की सपोर्ट अवेलेबल है सीपेक से। ठीक। अब ये तो अब आपका काम है ना कि आपने कैसे आगे बढ़ के बट इस सर इस बट सर वो अपॉर्चुनिटी वो को जो अवेल कर। जिस 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 आप फाइनेंशियल उसकी आप बात कर रहे हैं, जो चाइना की सपोर्ट बेशक रही, लेकिन पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बुरी तरीके से आउट हुआ। और बात ये सिंह, उनके कर्जे, उनकी रीशेड्यूलिंग और उनके जो हमारा जो डेट पेमेंट वगैरह था, इसके लिए हमें एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करना था। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक जब आपको मजबूरन जो डोनर एजेंसीज हैं उनके साथ जाके सीपैक की इन्वेस्टमेंट के आदाद शुमार जो है वो शेयर करने पड़े, उससे चाइना भी हमसे नाराज हुआ, उसने भी खफकी का इजहार किया। तो ये मेरे ख्याल से सिंक नहीं है इस वक्त कि हम किस तरीके से उसको रीशेड्यूल करेंगे, डेट पेमेंट अपनी उतारेंगे और एक्सपोर्ट के ऊपर हम काम करेंगे। देखिए, आपके पास जो अपने इकोनॉमी को बैलेंस करने का सबसे जो आसान जरिया ये है कि आपके पास जो नेचुरली खुदा की तरफ से दी हुई
अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके अंदर मैंने कहा माइन एंड मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है, इसको आप किस तरह वैल्यू ऐड करते हैं और उसके के जरिए और इंडस्ट्री बढ़ाते हैं। और आपके पास 1/4 बिलियन की आबादी भी तो है ना, जिसके लिए आपको ना सिर्फ सर्विसेज सेक्टर बल्कि इंडस्ट्रीज को ऐसे ग्रो करना है जो कि आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को वैल्यू ऐड कर सके। और अगर ये आप खुद नहीं कर तो आप, और चाइना की अगर एग्जांपल ले लें तो चाइना की, जिस तरह चाइना में आसूदगी आ रही है, जिस तरह वहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रही है एग्री बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की, तो आप अगर यहाँ पर अपनी यील्ड को बढ़ा लें और उसको एक्सपोर्ट करें विद द सपोर्ट ऑफ चाइना यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीपेक, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ सकती है और एग्रीकल्चर एसआईएफसी में भी इसके ऊपर काफी फोकस किया गया है, एग्रीकल्चर जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपनी यील्ड बढ़ाने के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही किया गया। और मेरे नज़दीक अगर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर मैं एसआईएफसी को एक रिकमेंडेशन दे दूं तो उनका एक प्राइमरी फोकस इसके अलावा ये होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 18th अमेंडमेंट, जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आप हार्मनी क्रिएट करें बिटवीन द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसकी वजह यह है कि जब एक इन्वेस्टर बाहर से आता है और उसकी आपको पॉलिसीज का इतना नहीं पता होता, तो हर सूबा एक डिफरेंट डोमेन और डिफरेंट मैकेनिज्म के का एक फ्रेमवर्क देता है, और ये फ्रेमवर्क जो है उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज वो फेडरल में कुछ रेगुलेशंस, कुछ लॉज, कुछ टैक्सेस को कर रहा होता है, प्रोविंसेस में कुछ अलग को कर रहा होता है। तो ये जो हार्मनी है ये तो हमने लानी है ना। और हम अक्सर, हमारे बिजनेस कम्युनिटी ये कहती रहती है कि आप ईज क्रिएट करें, टैक्सेस को रिफाइन करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और टेक्नोलॉजी अगर आप इस्तेमाल करेंगे, एसआईएफसी लाएगी तो बहुत सारे चैलेंजेस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो सके। यकीनन यकीनन सीपैक हो या एसआईएफसी, और एसआईएफसी के अंडर ईज ऑफ डूइंग, वन विंडो ऑपरेशन, ये सहूलियात जब तक नहीं मिलेंगी पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनके लिए कशिश नहीं होगी। अल्टीमेटली हमें इसी तरीके तरफ जाना है विद जो पॉलिसीज हैं उनके कंटिन्यूएशन के साथ। हमारे साथ मौजूद थे साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीपैक हसन दाऊद भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड इंतखाबी नताइज जो है उनके ऊपर बात की जा रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संगीन मामला है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची में इम्तिहानी नताइज का, जिसमें कहा जा रहा है कि 60% तलबा फेल हो गए। और एक कवी तासुर इस वक्त ये मिल रहा है कि जनाब कराची के तलबा और तालिबात पे प्रोफेशनल तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये तासुर कितना सही है और ये मामला क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सैयद इब्नुल हसन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं पब्लिक एड कमेटी ऑन एजुकेशन जमात इस्लामी। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो इस मामले के ऊपर आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या है, वो हमसे शेयर कीजिएगा। पहले आपको मैं तो ये करेक्ट कर लें कि 60% नहीं बल्कि 70% से ज्यादा बच्चे फेल हुए। 70% से ज्यादा। इनिशियली 60 कहा जा रहा था, मेरे ख्याल से आपकी फाइंडिंग्स के बाद 70%। ओके ठीक। अच्छा, अब उसमें हुआ ये है कि अच्छा, जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि जी पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक इसी तरह से रहा है मसला कि 35-36% रिजल्ट होता है, और इस दफ़ा भी इस तरह से। लेकिन अब इस दफ़ा जो स्पेशल चीज़ हुई है वो ये हुई है कि वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक में A1 ग्रेड स्कोर किया था उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो फेल हो गई है। A1 मैट्रिक में करने वाले जिन्होंने किया था। अच्छा, हम चूँकि कराची में रहते हैं और हम तालीमी माहौल से हमारा वास्ता है, तो हम ये जानते हैं कि जो बच्चे हैं ना उनको एक ट्रैक रिकॉर्ड चलता है, यानी मैट्रिक से 9 से ऑनवर्ड चल रहे होते हैं। तो हमने जब 150-200 बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला है, तो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई यानी 1-2 बच्चे तो हो सकते हैं, लेकिन ये कोई 50-60 बच्चे जो है वो फेल हो गए हों। ये जो बच्चे जो पहले क्वार्टर में होते हैं या दूसरे क्वार्टर में होते हैं या 10, 15, 20 रैंक पर होते हैं, यही बच्चे अपनी प्रोफेशनल तालीम ख़त्म करने तक भी उसी सेगमेंट में रहते हैं। 15 से 20 ग्रेड के अंदर वो चल रहे होते हैं, 5वां नंबर, 8वां नंबर, 12वां नंबर, 25वां नंबर, इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन ये अनोखा इस दफ़ा वाक़या हुआ है कि यानी मैं डाटा भी लेकर आया हूँ कि 100 से ज़्यादा बच्चे वो हैं जो फेल हो गए, जिनकी परसेंटेज 20 से भी कम आई है। स्टार परफॉर्मर जिनके A1 ग्रेड है मैट्रिक के अंदर। यहाँ से थोड़ा सा फिर अंदाज़ा हुआ कि हुआ क्या है। तो अंदाज़ा ये हुआ है कि जिस तरह से, यानी मैं कराची शहर की बात कर रहा हूँ, तासुब की बात नहीं कर रहा, जिस तरह कराची शहर में
यानी नौकरी के दरवाजे बंद हुए हैं, लेकिन कराची की अपनी एक सिग्निफिकेंस है शहर की, ये परफॉर्म करता है, इसको मौका मिले ये परफॉर्म करता है। तो बच्चे जब जहाँ जहाँ दरवाजे बंद होते रहे तालीम के तो परफॉर्म करते रहे। हमारी जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं ना, ये फिर तालीमी इदारों में जाते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा ये सर मैं कता कलामी कि ये सिर्फ कराची बोर्ड में, मतलब अगर इंटीरियर में देखें सखर बोर्ड और दीगर जो बोर्ड हैं वहाँ की क्या परफॉर्मेंस? वहाँ 80% से प्लस रिजल्ट आया है, पासिंग स्कोर जो है 80% प्लस है, प्लस आया है, पासिंग रेट जो है। अच्छा, पास किया जिन बच्चों ने, यानी अभी तक हैदराबाद बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है। लड़काना का शायद आजकल में आ जाए, इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था कि आ जाएंगे रिजल्ट, और मीरपुर खास बोर्ड का रिजल्ट भी नहीं आया है। ठीक है। बाकी तो टेक्निकली क्या आपकी फाइंडिंग्स में, अगेन टेक्निकल साइड पे चले जाते हैं तो क्या, क्योंकि बहुत से लोगों ने अप्लाई किया होगा, आप अपनी जो है स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया होगा, ये सारी चीजें, तो टेक्निकली कहाँ पे जाके आपको नजर आया कि प्रॉब्लम है? जो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट्स, जो एक तो उन्होंने रिपोर्ट बाकायदा पब्लिश कर दी और वो ऑर्डर भी उसका आ गया है, लेकिन जो रिपोर्ट हमें पता चली उसके मुताबिक ये हुआ है कि कॉपियाँ अनचेक थी, अनचेक जी, कॉपियाँ चेक नहीं की गई, हाँ, उनकी ग्रेडिंग या नंबरिंग प्रॉपर नहीं की गई, हाँ, यानी उन्हीं कॉपियों को जब वाइटो लगा के नंबर मिटा के, और उसी इन्वेजिलेटर को जिसने कॉपी चेक की थी, जिसको आप चेक करें तो उसके नंबर ज़्यादा दिए उसने उस दफ़ा, अच्छा, उस कॉपी के अंदर। यानी ये भी एक इंसिडेंट हुआ है कि एक कॉपी जिस पर नंबर मार्क हो गए थे, ग्रेड हो गया था, कमेटी ने वाइटो से नंबर मिटा दिए, अच्छा, और उसी जिस शख्स ने चेक की थी कॉपी, उसके हवाले की गई, और इसके सारे सबूत है आपके पास? सारे सबूत उसके पास मौजूद हैं। हाँ, कमेटी ने भी ये तस्करा इसका किया है। अब वो नंबर ज़्यादा दिए उन्होंने, वो रह गए। हाँ, अब इसमें सिस्टम सिर्फ ये है कि होता हमारे यहाँ ये था, तारीख हमारी ये है कि मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के ज़माने में जब ये रिजल्ट आने वाले होते हैं तो कोई 2-3 हज़ार नंबर, रोल नंबर घूम रहे होते हैं मुख्तलिफ सर्कल्स में, यानी ब्यूरोक्रेट के सर्कल में, पावर सेक्टर्स के सर्कल्स में, कि यार इन बच्चों को पास कराना है। ठीक है। हम 30-35 साल से ये जान रहे हैं कि जी एक खुसूसन एक लोग हैं जो पैसे लेके पास कराते हैं, फेल कराते हैं। ये तो उन बच्चों के साथ होता था जो बच्चे फेल होते थे या कम नंबर ज़्यादा कर दिया। पहली मरतबा ये हुआ है कि जो परफॉर्मर्स हैं, यानी प्रोफेशनल स्टार परफॉर्मर्स जो वो इससे मुतासिर प्रोफेशनल में जाने वाले बच्चों एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है? क्योंकि ज़ाहिर इसमें हजारों तलबा का मामला है, उनके मुस्तकबिल का अभी क्या स्टेटस है इस पूरे मामले का? अभी स्टेटस ये है, इन्होंने किया ये है कि ग्रेस मार्क इन्होंने कहा हम देते हैं सारे बच्चों को। तो उसका क्या फायदा होगा? ग्रेस मार्क्स आप देखें तो कैरियर खराब कर रहे हैं। 5.1% बनती है टोटल, अगर जितने ग्रेस मार्क आपने कहे हैं वो सब के सब अगर दे भी देते हैं तो ये 5.1% बनता है। मेरे पास रिकॉर्ड में आपको दिखाऊंगा कि जिन बच्चों की 20% इनकी आई है उनको 5.1% दे देंगे तो फेल है। वो फेल है। वो A1 बच्चा जो है वो तो एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं बैठ सकता, ठीक है, मेरी मेडिकल के या इंजीनियरिंग के या मेडिकल के टेस्ट में नहीं बैठ सकता, उसका कैरियर खत्म हो गया। ये पैगाम सिर्फ यही जा रहा है। तो फिर आप ज़ाहिर है कि कोर्ट ऑफ लॉ भी तो जा सकते हैं ना इसमें। आप जमात इस्लामी किस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मामले को लेकर चल रही है? वो तो अब सब इलेक्शन में लग गया, लेकिन इलेक्शन से पहले जमात ने इसको जरा हाईलाइट किया था मामले को। हम बिल्कुल इसी पैटर्न पे जा रहे हैं। हमने पहले तो जो तरीक़ेकार था कम्युनिकेशन का, चीफ मिनिस्टर साहब जो केयर टेकर हैं उनको भी लेटर लिखा, उससे गुफ्तगू भी हुई, उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं, उन्होंने मैटर उन्होंने टेकअप भी किया। उसी पर हमारी रिकमेंडेशंस के ऊपर ये कमेटी फॉर्म हुई, जो हमने कहा था कि कमेटी बनाए, इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन कमेटी की फाइंडिंग्स जो है ना उसको वो मुनासिब नहीं लगी हमें। ठीक, उसमें हम ये चाह रहे थे कि चूंकि रिजल्ट डेवलप कर दिया आपने, और अगर 50 नंबर आप दे भी देते हैं टोटल में किसी को, जिससे 200 नंबर स्कोर कर लिए, 250 नंबर मिल भी जाएंगे, ठीक है, तो वो उसका कैरियर आगे खत्म हो गया है। या तो वो फर्स्ट ईयर पूरा रिपीट करेगा, और वो 4000 या 5000 बच्चे जो इससे मुतासिर हुए हैं वो फर्स्ट ईयर रिपीट करेंगे, ठीक, तो या फिर किसी और बोर्ड में जाएंगे जो इनका मकसद है। ओके, अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कराची बोर्ड में चेयरमैन, सेक्रेटरी और नाज़िम इम्तिहानात के ओहदे खाली हैं, और कमिश्नर के पास चेयरमैन बोर्ड का इजाफी चार्ज उनको दिया गया है। 15 दिन के लिए जो अफसरान हैं उनको सेक्रेटरी और नाज़िम इम्तिहानात का जो है वो चार्ज तफवीज़ किया जा रहा है। इस तरह की भी मसाइल उसमें हुआ ये था कि चूँकि यानी सारा सिस्टम ही करप्शन पे भरा हुआ है ना, मैट्रिक बोर्ड भी, इंटर बोर्ड भी, तो इनकी आपस में चलती रहती है। तो जिस ज़माने में यानी नवंबर दिसंबर में इनको फारिग कर दिया गया, फारिग करने के बाद जो कमिश्नर कराची हैं उनको इजाफी चार्ज दे दिया गया दोनों बोर्ड्स का, मैट्रिक बोर्ड का भी, इंटर बोर्ड का भी। उसके बाद फिर उन्होंने बैरल बच्चों के इलेक्शन में मसरूफ़ थे, तो ये सारा मसला जो है वो चेक नहीं कर सके कि होना क्या था, ठीक है, और वो रिज़ल्ट कहा यह जाता है, एक और बात आपको बता दूँ, कहा यह जाता है कि रिज़ल्ट जो है ना पहले जारी किए जाते हैं वैसे, यानी अनऑफिशियल, ओके, उस पर फिर हिसाब किताब होता है। अच्छा, तो उसमें फिर जो इनके यानी ग्रेडिंग के जो रजिस्टर्ड हैं उनके 4-4, 5-5 पेजेस जो है ना खाली पाए गए, ठीक,
ठीक जिससे सर, उनके आगे नंबर आने डाल वाले देते हैं। प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि इसके ऊपर और ज़्यादा जो है वो बात करें और इसको ये मसला कंक्लूड हो, क्योंकि मामला है ये हज़ारों तलबा के मुस्तकबिल का। हमारे साथ सैयद इब्नुल हसन हाशमी साहब मौजूद थे और देखते हैं कि मामला जाके रुकता है। ये बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर पास करना उनके साथ उनके प्रोफेशनल कैरियर को तबाह करने की एक साजिश समझी जाएगी। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।